Hello and welcome to the another video of Literate Club. I am B Talukdar presenting this video from Assam. Today, this is the second part of our Constitution series. पहला पार्ट हमने लाया था ऑलरेडी, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 था, जिसके अंदर हमने कंपनी रूल को डिस्कशन किया था. कंपनी रूल को ये दूसरा पार्ट है. इसके अंदर हम क्राउन रूल को डिस्कशन करेंगे. व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर क्राउन रूल्स. देखिए 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, आफ्टर दैट ब्रिटिशर्स पास्ड ए लॉ और जितना भी पावर था कंपनी से उसको एज्यूम कर लिया गया बाय द क्राउन, ब्रिटिश पार्लियामेंट. नाउ द क्राउन आर द डायरेक्ट गवर्नर ऑफ, दैट मीन्स इंडिया का डायरेक्ट गवर्निंग करने लगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा. कोई कंपनी मिडिल मैन नहीं था इस बार. और इसी एक्ट के अंदर एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाया गया था, दैट इज इंडिया का जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था उसको चेंज करके बना दिया गया वाइसरॉय. वाइसरॉय जो था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था इंडिया के अंदर. और भारत का फर्स्ट वाइसरॉय जो बना था वो बना था आपका लॉर्ड कैनिंग. लॉर्ड कैनिंग. और इन्होंने कुछ सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था, पोर्टफोलियो सिस्टम से लेकर बहुत कुछ सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था. आज इतना तक नहीं जाएंगे. आज हम देखेंगे लॉर्ड कैनिंग आने के बाद भारत में क्या क्या बदलाव होने लगा. कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग भारत में सबसे पहला जो बदलाव आया था वो था इंडियन काउंसिल एक्ट. इंडियन काउंसिल एक्ट 1861. 3 एक्ट लाया गया था. एक था 1861 वाला इंडियन काउंसिल एक्ट, इसके बाद आया 1892 में एक, एंड और एक लाया गया जिसको 1909 में इंट्रोड्यूस किया गया. आज इस वीडियो के अंदर हम इन तीनों एक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे. लेकिन हम और इसका एक और पार्ट में लाऊंगा जिसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट से 1919 से लेके 1947 तक इंडिया का पूरा संविधान का जो चेंजेस आता गया सबको देखेंगे. साइमन कमीशन को भी देखेंगे. बहुत ही फेमस नारा था, साइमन गो बैक. सो लेट्स बिगिन. ओके, आवर फर्स्ट टॉपिक इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1861. इसके अंदर क्या किया गया, पहला जो बदलाव लाया गया था ना, देखिए 1857 का रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स को इतना तो पता लग गया था कि इंडियंस को डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन देना बहुत ज़रूरी हो गया था. उसी के रिगार्डिंग एक गवर्नमेंट मशीनरी में चेंजेस लाने के लिए इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करने लगा. और उसका ही पहला कदम था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861. इसी एक्ट का कुछ स्पेशल फीचर्स है, देखिए इसके साथ ही साथ इंडिया का जो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस था उसको भी स्टार्ट कर दिया गया, जिसको की शुरुआत किया था. देखिए अंडर कंपनी रूल 1773 से लेके चार्टर एक्ट 1833 तक इंडिया का सेंट्रलाइजेशन का एक कोशिश चालू था. इसी को दोबारा ख़त्म कर दिया गया, इसी सिस्टम को एबोलिश कर दिया गया और डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया, जिसके अंदर बॉम्बे, हमारा जो 3 प्रोविंसेस हुआ करता है खासकर बॉम्बे, माद्रास एंड बंगाल, जिसके अंदर देखिए सेंट्रलाइजेशन के अंदर बॉम्बे एंड माद्रास का पावर को ख़त्म कर दिया गया था. लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के जरिए बॉम्बे और माद्रास का जो पावर होता था इसको रिस्टोर कर दिया गया. और भी कुछ बहुत बड़ा चेंजेस लाया था. देखिए इसके बाद कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म किया गया, खास करके बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस है, और पंजाब में. बंगाल में 1862 में लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में 1886 में हुआ, और पंजाब में 1897 में कुछ एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बना. देखिए ये मैंने एक ब्रिटिश ज़माने का एक फ़ोटो डाला हुआ है ताकि मज़ा आए थोड़ा देखने में. चलिए
इसका नेक्स्ट वाला टॉपिक देखिए, तो ये एक बेसिक हिंट देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे मतलब बैकग्राउंड क्या था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया कैसे था, इसी को और डिस्कशन करें। हम डिटेल्स में नहीं जा रहे, बहुत कुछ है जानने को। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। देखिए, हमने काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के अंदर देखा था बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में, पंजाब में लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन किया गया। यही लेजिस्लेटिव काउंसिल का नंबर ऑफ मेंबर्स जो था ना, बोथ सेंट्रल लेवल में और प्रोविंशियल लेवल में, दोनों का नंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में नंबर ऑफ मेंबर्स का इंक्रीज किया, नंबर ऑफ मेंबर्स वाज इंक्रीज्ड। ऑल्सो देखिए, जो मेंबर होता था लेजिस्लेटिव, इनका लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मेंबर होता था, इनका पावर में भी एनहेंसमेंट आया। कैसे? इनको मौका दिया गया क्योंकि ताकि ये जो भी क्वेश्चन होता था एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, जो वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करता था, उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आता था उसको एड्रेस कर पाए। साथ ही साथ बजट का डिस्कशन करने का भी पावर दिया गया था मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल को। ये सब पावर आपको 1861 में नहीं मिलता था, लेकिन 1892 वाला जो काउंसिल एक्ट था, इसके अंदर जो मेंबर्स होता था लेजिस्लेटिव काउंसिल को, उनको ये पावर दिया गया क्योंकि वो बजट जो होता था इंडिया को लेकर, इसके ऊपर रिएक्ट कर सके, इसके ऊपर डिबेट हो सके। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ऊपर जो भी क्वेश्चन रिगार्डिंग एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो भी क्वेश्चन आता था, जो वाइसरॉय को होता था, उसको भी एड्रेस करने का पावर दिया गया। देखिए, और एक चीज़ कर दिया गया यहाँ पे ना, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करने का मौका दिया गया, नॉमिनेट करने का एक सिस्टम लागू किया गया, व्हिच अल्टीमेटली लीड्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्शन। देखिए, डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन नॉमिनेट करने का जब भी बात आता था, वहाँ से हमारा इंडिया में पहली बार के लिए इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आया। सो डायरेक्ट तो नहीं होता था, इनडायरेक्ट में होता था, कुछ मेंबर्स को नॉमिनेटेड किया जाता है, इन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। सो वही अल्टीमेटली मैंने लिखा भी हो, द एक्ट मेड ए लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शंस फॉर फिलिंग अप ऑफ नॉन ऑफिशियल सीट्स। सो ये कुछ बेसिक फीचर्स था काउंसिल एक्ट 1892 का। देखिए, इसके बाद भी कुछ चेंजेस लाया गया। चेंजेस के अंदर अगर देखें तो हमारा नेक्स्ट वाला जो वीडियो टॉपिक्स है, दैट इज योर काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जो कि आया था बंगाल पार्टीशन के बाद। और इसी एक्ट को ना, बंगाल पार्टीशन आपको मालूम होगा 1905 में हुआ था। या इसके अंदर जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था इंडिया के अंदर, उसको बहुत हद तक दबाने का काम भी ये वाला एक्ट करता है, जिसको कि हम मॉडले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। ये जो मॉडले मिंटो रिफॉर्म है, ये दो पर्सन है। ये जो लॉर्ड मॉडले, यहाँ पे पहले मैं लॉर्ड मॉडले को लिखते, ये था हमारा सेक्रेटरी। देखिए, 1958 का जो कानून लाया था, गुड गवर्नेंस एक्ट, जिसको उसके अंदर ना एक सेक्रेटरी का ऑफिस भी क्रिएट किया गया, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग पूरा जितना भी पावर होता था सब दिया गया। तो दैट टाइम मॉडले वाज द सेक्रेटरी एंड मिंटो वाज आवर वाइसरॉय, जिसको कि मॉडले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता था। इस एक्ट एक बहुत बड़ा रीज़न भी बंगाल का पार्टीशन को रिगार्डिंग जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, उसको दबाने का भी काम था। देखिए, कांग्रेस के अंदर ना दो ग्रुप हुआ करता था, और बंगाल पार्टीशन में उस समय पॉलिटिकल, अगर इंडियंस के पास कोई पॉलिटिकल ऑप्शन हुआ करता था तो सिर्फ ही सिर्फ कांग्रेस था। कांग्रेस के अंदर दो ग्रुप हुआ, उस समय दो ग्रुप में कांग्रेस को बांट दिया गया, स्प्लिट हुआ था 1907 में, सूरत स्प्लिट जिसको कहते हैं, मैंने लिखा नहीं लेकिन वो स्प्लिट 1907, इसको बोलते हैं सूरत स्प्लिट। कांग्रेस के अंदर ही दो गुट को पैदा कर दिया गया इस एक्ट के जरिए। एक नॉट इस एक्ट के जरिए, पहले से ही था। एक था एक्सट्रीमिज्म, जो एक्सट्रीम था, और दूसरा था मॉडरेट ग्रुप। सो मॉडरेट ग्रुप जो था इस एक्ट के सपोर्ट में था। उनको लगा था कि जो भी रिफॉर्म लाएगा उसके अंदर भारत को एक
कुछ ना सही एटलीस्ट ऑटोनोमस स्टेटस तो दिया जाएगा, बट हुआ कुछ नहीं ऐसा ही। बट क्या हुआ, क्या इसके ज़रिए ब्रिटिशर्स ने जो हमारा बंगाल का मूवमेंट था, बंगाल पार्टीशन का, इसको बहुत हद तक ख़त्म कर दिया गया। और ब्रिटिशर्स का एक पॉलिसी भी हुआ करता था, मतलब क्या बोलते हैं, जो मान गया तो उसको रिवॉर्ड दिया गया, जो नहीं माना तो उसको पनिश कर दिया गया। दैट मीन्स स्टिक एंड कैरोट का पॉलिसी बोल सकते हैं आप। सो देखते हैं काउंसिल एक्ट 1909 में क्या क्या हुआ था। काउंसिल एक्ट 1909 में देखिए, इट इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो हमने देखा लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको फार्दर इंक्रीज कर दिया गया। एट दैट टाइम इंडिया में मेंबर होता था काउंसिल में 16, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 मेंबर होता था। आफ्टर दैट एक्ट इट्स नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीजेस टू 60। कुछ इंडियन को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा, और कांग्रेस का अंदर जो मॉडरेट ग्रुप था वो इससे बहुत खुश भी हो गया था। मालूम नहीं क्या, लेकिन इंडिया में ना पहले से डिमांड था ऑटोनोमस स्टेट का। इवन गांधी जी के नेतृत्व में भी फुल फ्रीडम को बहुत बात इंट्रोड्यूस किया, बहुत बात उसका जो प्रस्ताव था, कांग्रेस का प्रस्ताव था फुल इंडिपेंडेंस, इसको बहुत बार 1930 में उसको पहले बार के लिए घोषणा किया गया कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो होगा, कांग्रेस का जो मेन मोटिव होगा वो था फुल इंडिपेंडेंट। ये 1930 में था। इससे पहले तो कांग्रेस भी ऑटोनोमस से ही खुश था। कांग्रेस का भी कोई आज़ादी के लिए कांग्रेस का कोई मूड बना नहीं था तब तक। और भी सी इट प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। देखिए ये पहली बार के लिए इंडिया को, देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को इंट्रोड्यूस किया गया, बट एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था उसमें इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन हुआ नहीं था। और अंडर दिस काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 पहले बार के लिए इंडियंस को एग्जीक्यूटिव एक्ट के अंदर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर मौका मिलने लगा। देखिए मैं एक नाम लिख रहा हूँ, सत्येंद्रनाथ सिन्हा। सत्येंद्रनाथ सिन्हा। नाउ यू कैन आस्क मी हु इज सत्येंद्रनाथ सिन्हा। ये जो था, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सत्येंद्रनाथ सिन्हा ये पहला इंडियन था जो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था एज अ लॉ मेंबर। देखिए यहाँ से ब्रिटिशर्स ने एक और गेम खेलने लगा। एक तो था, उनको मालूम था कि इंडियंस अगर यूनाइटेड रहा तो उनके लिए रूलिंग करना बहुत मुश्किल होगा, तो उन्होंने इंडिया को बांटा, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है बंगाल पार्टीशंस जो 1905 में हुआ था। अंडर दिस 1905 जो बंगाल, बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश था, ईस्ट बंगाल, इसको मुस्लिम मेजोरिटी में बांट दिया गया। मुस्लिम मेजोरिटी जो था वो ईस्ट बंगाल को लेके गया, और जो हिंदू मेजोरिटी था उनको वेस्ट बंगाल दिया गया, साथ ही साथ बिहार, उड़ीसा को जोड़ के। सो वेस्ट बंगाल में बांटा गया था। देखिए खासकर जो प्रोटेस्ट देखा गया था ना, वो ईस्ट बंगाल में ज़्यादातर देखा गया, यहाँ पे बहुत कम था। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था क्योंकि यहाँ का ढाका का जो नवाब होता था और कुछ एक्सट्रीम ग्रुप होता था इस्लाम मुस्लिम पीपल्स के अंदर, लीडर्स हो, उनको हाथ में लिया, उनको कहा भैया रुक जाओ, कुछ अच्छा तुम्हारे लिए करेंगे। सो वो भी मान गए, प्रोटेस्ट कम होने लगा धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पे बंगाल्स में ये प्रोटेस्ट बढ़ता गया, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था क्योंकि जो वेस्ट बंगाल था ना, यहाँ पे बंगाली लोग ही माइनॉरिटी में चेंजेस हो गया। बंगाल तो उस वक्त दैट मीन्स आप बोले इंटेलेक्चुअलिटी का हब हुआ करता था। हर एक मूवमेंट बंगाल से ही पैदा होता था। एडुकेटेड लोग सबसे ज़्यादा उस टाइम बंगाल में ही मिलता था। आपको मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल अगर कहीं पे भी ढूंढने को मिलेगा ना, वो बंगाल में ज़्यादा मिलता था उस वक्त पे। सो हर एक मूवमेंट को बंगाल से शुरू होता था, और ब्रिटिशर्स इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ भी लिया था। हालांकि ब्रिटिशर्स ने बंगाल पार्टीशन का कुछ और भी रीज़न दिया था, अच्छा गवर्नेंस के लिए, बट उसका मेन मोटिव तो था बंगाल्स को तोड़ना, और जिसके लिए बहुत हद तक उन्होंने सक्सेस भी हासिल किया था। सो ईस्ट बंगाल का जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव था ईस्ट बंगाल का, वो मान गया था 1905 में, और उनको
1909 में काउंसिल एक्ट के जरिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का इंट्रोडक्शन कर दिया गया। व्हाट इज कम्युनल रिप्रेजेंटेशन? सी, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो मुस्लिम मेंबर होता था ना लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनको सिर्फ मुसलमान लोग ही वोट दिया करेगा, कोई हिंदू वोट नहीं दिया करेगा, जिसको बहुत हद तक मुस्लिम लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि उनको मन में कुछ हद तक ऐसा डर था कि इंडिया है, हिंदू मेजोरिटी है, शायद कभी भी कोई मुसलमान ना जीत पाए। सो उनके लिए बहुत अच्छा हुआ था। एक समूह था मुसलमान के अंदर जो चाहता था अलग हो जाए, तो उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को वेलकम किया, और जिसके अंदर उन्होंने मतलब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को स्वागत किया, जो कहता था कि मुसलमान जो लोग मेंबर्स होगा उनको सिर्फ मुसलमान लोग ही इलेक्ट करेगा। ऑल्सो सी, इट प्रोवाइड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ऑल्सो यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार, उनके लिए भी एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का व्यवस्था किया गया था। सो एक मैं बेसिक हिंट देने का कोशिश किया। आई होप कि आपका कुछ समझ में आया होगा। एक ये बैकग्राउंड हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद कुछ और एक्ट लाया गया जो धीरे धीरे आज का कॉन्स्टिट्यूशन का रूप लिया। देखिए, ये जब सिस्टम था ना, ये आज भी भारत में बहुत हद तक लागू है। हमारा भारत का जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रिलीजन्स एंड कास्टिज्म, इसको बढ़ावा देने में ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा हाथ था। वो लोग समझता था अच्छी तरह से, ये बात को उन लोगों का अंदाजा था कि अगर इंडिया में रूल करना है तो इंडिया को बांटो, क्योंकि इंडिया को बांटना बहुत आसान भी था, क्योंकि मल्टी रिलीजन्स मल्टी कास्ट का एक हब है, कंट्री है। सो इनको बांटना भी बहुत अच्छा ईजी था, और बांटा भी गया था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए। इसी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को आगे भी बढ़ाया गया। डिस्कस करेंगे सब कुछ आगे चल के। आज के लिए इतना से रखते। और एक और बात, बिल्कुल ही नया चैनल है, सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे लेके जाइए। बहुत कुछ डिस्कशन करेंगे, मैथ्स का डिस्कशन होता है यहाँ पे, साथ ही साथ आपका मैथ्स का डिस्कशन होता है, और कुछ न्यूज़ एनालिसिस भी लाते रहेंगे। और बहुत ही जल्द मैं एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर एक वीडियो लाने वाला हूँ। यहाँ पे आपने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा, हम एक और वीडियो में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी डिस्कशन करेंगे, जो कि इस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म करने का भारत में आज जो कम्युनलिज्म बढ़ रहा है उसके अगेंस्ट में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लाने का बात चल रहा है। सो सब कुछ डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, और कुछ नहीं। थैंक यू। ये कुछ वीडियो है, ये वीडियो है आपका 1905 का पार्टीशन मूवमेंट का। एक वीडियो में एक फ़ोटो लाया, सो नॉट वीडियो, फ़ोटो लाया। 1905 में जो पार्टीशन मूवमेंट हो रहा है वहाँ में लोगों का प्रोटेस्टर्स था, उनका एक फ़ोटो लाया मैं। सो बहुत ढूंढने पर मिला। सो बने रहिए चैनल के साथ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर दें।